वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 22/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 22/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वो बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ये सब देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण शांत है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहा जाता है जब उसे, अगर जैसे कि यहाँ पर कोई वैल्यू क्या दिया गया, फ्रैक्शन में वैल्यू दिया गया, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे। अगर डेसिमल पर निश्चित रूप में कहीं पर जाकर अंत हो जाता है, यानी कि जैसे कि मान लिया जाए हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या, आपका 1/8, तो 1/8 आपका कितना हो जाएगा, इससे जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका 1 दशमलव, फिर आपका कितना बचता है 2, तो 8 दूनी 16, 8 पचे 40। तो ये आपका क्या गया, दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद यहाँ कहीं पर अंत हो गया। तो अगर ये कहीं पर डेसिमल में परिवर्तन करने के बाद कहीं इसका अंत हो जाता है, तब ये आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव होता है। लेकिन अगर ये आपका शांत दशमलव ना होकर जैसे कि 1.12345 6 7 8 इस तरीके से 4 5 6 फिर आपका 5 8 9 इस तरीके से आपका कहीं भी इसका अंत नहीं हो, तो इसे आपका क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, यानी कि अशांत दशमलव कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। तो शांत दशमलव यानी कि कहीं भी अंत हो उसे डेसिमल में चेंज करने पर। तो हम लोग सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर आपका क्या है, 2/3 है। 2/3 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.6666 इस तरीके से कहीं भी इसका हमें अंत नहीं दिख रहा। तो अगर अंत नहीं दिख रहा है तो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि अशांत दशमलव है, ना कि शांत दशमलव। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा चेक करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 0.1 7 7 आपका कितना हो गया, 7 दूनी 14, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 2, 0.2 आपका कितना हो गया 6, तो कितना हो जाएगा आपका 7 8 56 4, तो 7 5 35 5, तो कितना हो जाएगा आपका 5 आपका हो जाएगा, फिर 7 7 49, फिर आपका 1 बचा, फिर आपका 2 8 5 7 इस तरीके से आगे भी आपका कहीं पर इसे हमें अंत देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर अंत नहीं है तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 इस तरीके से ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन यहाँ पर जब इसे 2 को जब 5 से भाग देंगे तो आपका कितना आता है, 0.4, यहाँ पर क्या हो रहा है, अंत हो रहा है, तो ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्ट में 7 जोड़ा जाता है तो इसके समानांतर मध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जैसे कि कोई संख्या, पहली संख्या ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, डी है, ई है। अब बोला जाए कि सभी में क्या कर दे, 7 जोड़ दे, सभी संख्याओं में क्या कर दे, 7 जोड़ दे। तो अगर सभी संख्याओं में 7 की वृद्धि हो रही है तो उसके माध्य यानी कि मीन में भी क्या होगा, मीन में भी +7 की ही वृद्धि होगी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी संख्या में बराबर की वृद्धि होती है तो उसका माध्य यानी कि औसत या फिर मीन में भी क्या होगा, उतना ही वृद्धि होगा। तो अगर सभी संख्याओं में 7 की वृद्धि हो रही है तो माध्य में भी कितना का वृद्धि होगा, 7 का ही वृद्धि होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से कौन सी 3 और 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो कि a/b, जो भी संख्या को a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए।
लेकिन हमें अपरिमेय संख्या, क्योंकि √17 भी आपका अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है, √3 भी, √27 भी, √5 भी, ये चारों आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन हमें ढूंढना क्या है, 3 और 5 के बीच कौन सा, ये जो है कौन किसका वैल्यू 3 और 5 के बीच आएगा, और वो क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर भी होना चाहिए। तो 3 और 5 के बीच कौन आ रहा है, √3 नहीं आएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू लगभग आपका 1.7 समथिंग होता है, तो ये आपका नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है। यहाँ पे ये चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3 आएगा। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.7 समथिंग होता है, यानी कि 17 यानी कि 5.1 आ जाएगा, यानी कि हमें क्या चाहिए, 5 से कम चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। √5 का चेक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 484, यानी कि 2.2 समथिंग आपका आएगा, जो कि ये आपका क्या है, 3 से भी कम है, हमें 3 और 5 के बीच में चाहिए, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। ये आपका क्या है, √17 है। √17 क्या होगा, 4 डेसिमल समथिंग आएगा, यानी कि 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, तो ये आपका क्या है, 3 और 5 के बीच में आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया। यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 रुपये है तो उसके पास कितनी राशि थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो 6.25% किसका वैल्यू होता है, तो आपका 1/16 का वैल्यू होता है। किसका होता है, 1/16 का वैल्यू होता है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1/16 यानी कि खर्च कितना किया गया, एक्सपेंडिचर आपका 1 यूनिट है और इनकम आपका कितना है, 16 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना रुपया, 75 रुपये। हमें क्या चाहिए, इनकम चाहिए, यानी कि 16 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, 16 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 × 85 8, 16 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 112, 112 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 1200 रुपये क्या था, उसकी पास राशि थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो कितना हो जाता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/20, यानी कि उसकी जो है जनसंख्या कितनी है, 20 यूनिट उसकी जनसंख्या, और 1 यूनिट प्रति साल क्या हो जा रही है, उसमें वृद्धि हो जा रही है, यानी कि 20 यूनिट उसकी वर्तमान में जनसंख्या, और साल के अंत में जो 1 यूनिट की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी जनसंख्या कितनी हो जाती है, 20 में 1 यूनिट जोड़ेंगे, यानी कि 21 यूनिट हो जाती है। तो ये आपसे कितने वर्ष का बोला जा रहा है, 2 वर्ष के बाद का बोला जा रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। अगर 3 वर्ष बाद बोलता तो क्यूब कर देते, 4 वर्ष बाद बोलता तो 4 यानी कि पावर 4 कर देते, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441। तो यहाँ पर ये जो आपका था क्या था, इनिशियल आपका क्या था, जनसंख्या थी, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन था, और ये आपका फाइनल पॉपुलेशन है। इनिशियल पॉपुलेशन कितना, 400 यूनिट, और 400 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 6,40,000 दिया गया। कितना दिया गया, 6,40,000, यानी कि 400 यूनिट बराबर कितना है, 6,40,000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 400 से सब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1600, यानी कि इसके कितना गुना है, 1600 के गुना है, तभी तो 400 का 1600 गुना कितना होगा, 6,40,000 होगा। तो हमें क्या चाहिए, 441 यूनिट का वैल्यू चाहिए, यानी कि इसमें हमें क्या करना होगा, 1600 से गुना करना होगा। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 2 शून्य, 16 1 तो 6, आपका 1 बचा, 16 चौक 64 1 65, 6 16 चौक 64 6 आपका कितना हो जाता है, 70, यानी कि 7,56,000, ये आपकी क्या हो जाएगी, 2 साल बाद जनसंख्या होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सोहन और मोहन स्कूल जो है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, समय, यानी कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल।
तो दूरी एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी बनानी है, 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर। और वे दोनों क्या जा रहे हैं, एक ही दिशा में। यहाँ पर बोला गया है कि वे दोनों एक ही दिशा में चल रहे, तो अगर वे दोनों एक ही दिशा में चल रहे तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब एक दिशा में चलते हैं तो चाल घटता है, जब विपरीत दिशा में चलते हैं तब चाल जुटता है। तो एक दिशा में चल रहे हैं तो चाल घटेगा, तो 4 माइनस 3.5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.5 किलोमीटर। ऊपर दूरी है, नीचे स्पीड। हल करेंगे आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में, यानी कि 3 घंटा के बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1.5 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार को 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं और ए कार्य जो है शुरू करता है, तो उक्त कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ए और बी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि ए जो है अकेले कितना दिनों में कार्य कर सकता है, 12 दिनों में, और बी जो है कितना दिनों में कार्य कर सकता है, 16 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा एलसीएम, 48। 48 को 12 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 48 को 16 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या बोला गया कि पहले जो है शुरुआत कौन करता है, यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत कौन काम करता है, ए काम शुरू करता है। वैकल्पिक दिन मतलब होता है कि पहले अगर ए शुरुआत कर रहा है तो पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। इस तरीके से वैकल्पिक दिनों में काम चल रहा है। यानी कि पहला दिन अगर ए काम करेगा तो ए जो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, यानी कि एक दिन में कितना काम होगा, 4 काम। फिर दूसरा दिन ए काम छोड़ेगा, काम कौन करेगा, बी काम करेगा, कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अगला एक दिन और लगेगा, यानी कि टोटल एक एक 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 3 7 काम हो जाएगा। तो टोटल करना कितना काम है, ये 48 काम टोटल करना है। तो अगर 2 दिन में 7 काम होता है तो इस काम को क्या करेंगे, 48 के नज़दीक लेकर जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, 49 से कम यानी कि 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। यानी कि 6 दूनी 12 दिन में आपका कितना काम हो जाता है, 7 6 42 काम हो जाता है, लेकिन करना कितना, 48 काम। तो यहाँ पर 12 दिन। अब इसके बाद 12वां दिन के बाद 13वां दिन फिर से कौन काम करेगा, क्योंकि आपका ऑड दिन में ए काम कर रहा है और इवन दिन में कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। तो 13वां दिन आपका ऑड है तो ऑड दिन में कौन काम करेगा, ए। यानी कि 12वां के 13वां दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, 4 काम करेगा। तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 42 4 46 काम हो जाएगा। लेकिन अभी भी 2 काम बचा हुआ, तो अब 14वां दिन कौन काम करेगा, बी। लेकिन बचा हुआ काम कितना, 46 काम किया, 48 काम करना है, 2 काम बचा हुआ, लेकिन करेगा बी कितना, 3 काम करेगा। यानी कि अगर समय निकालना है तो टोटल पहले यहाँ पर दिन कितना आया था, 13। करना कितना काम है, तो 2 काम करना है। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 3 की कार्य क्षमता से। इतना आपका क्या आ गया, समय आ गया। जब भी वैकल्पिक दिनों में काम करेंगे तो इतना आपका समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो संख्या है वो कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, या फिर परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। जो भी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे √5 और √7 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, √5 और √7। तो ये आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, a² + b² + 2ab होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसे तोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और √7 का स्क्वायर तो 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 + 2ab तो कितना हो जाएगा, 2 7 5 35 यानी कि 2 √35। √35 का कोई भी निश्चित मान नहीं होता। ये √35 का अगर कोई निश्चित मान नहीं है तो अगर इसका पूरा निश्चित मान नहीं है तो गुना भी करेंगे तो निश्चित मान नहीं होगा। यानी कि अगर √35 इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर को जब रैशनल नंबर से गुना भी करेंगे तो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। और जब रैशनल नंबर को इरेशनल संख्या से जोड़ेंगे भी तब भी आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर पूरी संख्या बन जाएगी, यानी कि अपरिमेय संख्या बनेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 85 और 153 का मासा को 85x माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 85 और 153 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम निकालेंगे। तो महत्तम आपका कितना हो जाएगा, 85 भी आपका 17 से कटता है, 153 भी आपका 17 से कटता है, यानी कि इन दोनों का संख्या जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी किससे कट रही है, 17 से, यानी कि इन दोनों का महत्तम कितना होगा, 17 ही होगा। यानी कि ये जो 17 है किसके बराबर है, ये 85x माइनस 153 के बराबर है। यानी कि इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि 85x माइनस 153 बराबर आपका कितना हो जाएगा, जो एचसीएफ था, यानी कि बराबर 17 होगा। तो हल करेंगे 85x बराबर 153 को उधर भेजेंगे तो आपका का क्या हो जाएगा, उधर प्लस में हो जाएगा। तो प्लस आपका कितना हो जाएगा, 153 प्लस 17 यानी कि 170 होगा। 85 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रहीम की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि ये जो है सीता जो है रहीम की आय से कितना अधिक है। अगर रहीम जो है कितना उसका आया, 4 यूनिट, उससे 1 यूनिट अधिक किसका आया है, सीता की आया, यानी कि 1 यूनिट अधिक कितना हो जाएगा, 5 यूनिट होगा। यानी कि सीता का कितना आया, 5 यूनिट, और रहीम का कितना है, 4 यूनिट है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रहीम की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो रहीम की आय जो है सीता से पहले कम कितना है, सीता 5 यूनिट है, इसका 4 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट कम है। तुलना किससे करना है, हमें सीता की आय से तुलना करना है। तो सीता की आय कितनी है, 5 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 20 बार में चला जाएगा, यानी कि कितना कम है, तो 20% कम, यानी कि लेस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है। जया अकेले इसे जो 8 दिन में पूरा कर सकती है, तो रीना अकेले इस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्या दिया गया कि रीना और जया मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में, और जया अकेले 8 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 8 और 6 का पहले एलसीएम कितना हो जाता है, 24। 24 को 6 से भाग करेंगे तो 4, और 8 से भाग करेंगे तो 3, यानी कि दोनों का मिलाकर कार्य क्षमता कितना है, 4। और जया की अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो अगर दोनों की कार्य क्षमता में से जया की केवल कार्य क्षमता माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, रीना की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि रीना की कार्य क्षमता कितना है, 1। करना कितना काम है, ये जो आपका होता है टोटल वर्क होता है, यानी कि रीना को करना कितना काम है, 24 काम करना। तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल वर्क टाइम बराबर टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है, यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, यानी कि करना कितना काम है, रीना को टोटल 24 काम करना है। कितने की कार्य क्षमता से करेगी, 1 की कार्य क्षमता से करेगी। तो 24/1 आपका कितना हो जाएगा, 24 होगा, यानी कि रीना अकेले उस काम को 24 दिनों में पूरा करेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वृत्त के ब्रह्मा बिंदु यश से, यानी कि बाही बिंदु यश से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा यश ए और यश बी इस प्रकार खींची जाती है कि यश ए बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण ए एस बी जो है 60 डिग्री है, तो जीवा ए बी की लंबाई कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल का यहाँ पर सेंटर ये बना देते हैं, यहाँ पर इस सेंटर को ओ मान लेते हैं। यहाँ पर एक बाही बिंदु बोला गया, बाही बिंदु का नाम क्या है, यश। इस बाही बिंदु से एक यश से आपका एक स्पर्श रेखा बनाया गया, दूसरी जो है यश बी आपकी क्या बनाई गई, स्पर्श रेखा, यानी कि ये आपका यश है और ये आपका यश बी स्पर्श रेखा। फिर क्या बोला गया कि ए यश बी, यानी कि ये एंगल जो है कितना है, 60 डिग्री का है, कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे यहाँ से मिला देंगे, इसे यहाँ पर से मिला देंगे। ये आपका एंगल क्या बन जाएगा, यहाँ पर से जब ये स्पर्श रेखा को जब केंद्र से मिलाया जाता है तो ये एंगल क्या बनाएगी, 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। फिर यहाँ पर से अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90-90 हो गया,
ये 90 90 180 हो गया, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, यानी कि ये एंगल कितना है 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है, तो अगर यहाँ पर से ए बी यहाँ पर से ये कॉर्ड यानी कि जीवा बना दे, तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये दोनों क्या है त्रिज्या यानी कि रेडियस है, त्रिज्या यानी कि रेडियस है। तो ये दोनों क्या है साइड बराबर है। तो अगर ये एंगल 120 है, बाकी दोनों एंगल बाकी जो यहाँ पर ये दोनों एंगल बचा उन दोनों एंगल का सम कितना रहेगा, क्योंकि ए ओ बी यहाँ पर क्या हमें दिख रही है, ए ओ बी एक ट्रायंगल दिख रही है और किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उनमें से एक एंगल 120 डिग्री है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि बचे दो एंगल का सम कितना है 60 डिग्री। या दोनों एंगल क्या है बराबर है, तो अगर एक एंगल का हमें वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो है कितना है 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री, और ये एंगल भी आपका कितना है 30 डिग्री है। ये पूरा एंगल कितना था 90 डिग्री था, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, ये 30 डिग्री है, तो इधर का सिर्फ एंगल ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, यानी कि यहाँ पर ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 30 है ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 30, यानी कि ये भी 60 है। यहाँ पर फिर क्या दिया गया, एस ए बराबर 12 सेंटीमीटर, ये आपका क्या दिया गया 12 सेंटीमीटर दिया गया। पूछा क्या जा रहा है ए बी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है ये बी ये एंगल यानी कि एस ए बी 60 डिग्री है, एस बी ए ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है, यानी कि ये जो पूरा ट्रायंगल है ट्रायंगल एस ए बी एक क्या बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों साइड भी क्या होंगे बराबर हो गया, यानी कि अगर ए एस या फिर आप ऐसे बोले ऐसे 12 सेंटीमीटर है तो ए बी भी आपका क्या हो जाएगा, ए बी भी आपका 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो करना कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एंगल यहाँ पर निकालना था। एंगल अगर आप निकाल लेते हो तो साइड भी आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 परीक्षणों का माध्य 22.5 है, एक परीक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया था, तो सही माध्य कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है संख्या का अंक जो है कितना कम लिया गया था वो हम देखेंगे। लेना कितना था 25, लेकिन कितना ले लिया गया -25, यानी कि कितना कम लिया गया, तो क्या करेंगे डिफरेंस निकालना है तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -25 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, यानी कि क्या किया गया 50 एक तरीके से पूरे योग में कम हो गया, जो 25 के बजाय -25 लेने के कारण। तो यहाँ पर ओवरऑल 50 की योग में कमी हो गई, तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें जो ये टोटल परीक्षण दिया गया है इसमें हम लोग क्या निकाल लेंगे, कितना माध्य में वृद्धि होना चाहिए वो हमें पता चल जाएगा। तो टोटल परीक्षण कितने थे 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 0 चला गया, 5 से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दशमलव, यहाँ पर आपका 2 दूनी 4, 1 बचा तो 2 पचे 10, यानी कि 2.5 हो जाएगा। इतना का क्या होगा वृद्धि होगा, कितने में, जो पहले माध्य था उनमें। तो क्या करेंगे इसमें 22.5 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 22 और 2 24, 24 1 कितना हो जाएगा 25, यानी कि असल माध्य यानी कि मीन आपका कितना होना चाहिए 25। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं के आधार का व्यास बराबर है, अगर डायमीटर बराबर है तो त्रिज्या भी दोनों संख्याओं की बराबर ही होगी। अगर दोनों शंकुओं का आधार का व्यास यानी कि डायमीटर बराबर है तो रेडियस भी बराबर ही होगी। तो आपको यहाँ पर दे दिया गया एक तरीके से कि दोनों की त्रिज्या क्या है बराबर है। फिर आगे बोला जा रहा है कि यदि उनकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट जिसे यल से डिनोट किया जाता है उनका अनुपात कितना है 3:4 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया का अनुपात यानी कि रेशियो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, फार्मूला आपका होता है पाई आर यल। क्या हो जाता है आपका पाई आर यल। तो पाई तो दोनों शंकुओं में कांस्टेंट रहेगी यानी कि पाई नहीं लेंगे। त्रिज्या भी दोनों शंकुओं की क्या है बराबर है, यानी कि पाई भी आपका हट जाएगा आर भी हट जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है रेशियो निकालना है। तो रेशियो में पाई भी कॉमन हो जाएगा आर भी कॉमन हो जाएगा, तो पहले ही कट जाएगा। तो पहले ही हम लोगों ने क्या कर लिया, एलिमिनेट कर लिया। यानी कि
अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो हमें उनके तिर्यक ऊंचाई का अनुपात चाहिए। अगर तिर्यक ऊंचाई का अनुपात जितना है उतना ही अनुपात क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो अनुपात कितना है तिर्यक ऊंचाई का, 3:4। तो यही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर बोला जा रहा क्वेश्चन में कि यदि 16, 18, 15, 17 पी और 14 का समानांतर मध्य 17 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि पी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले टोटल कितनी संख्याएं, 3, 3, 6 संख्या और माध्य कितना दिया गया 17। तो अगर टोटल माध्य में से टोटल संख्या से गुना कर दे तो क्या आ जाएगा, उन सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 17 छक कितना होता है 2 तल से यानी कि 102, यानी कि पूरी संख्याओं का योग कितना आ गया 102। उनमें से इन 5 संख्याओं का जिनका निश्चित वैल्यू दिया गया उनमें से अगर 102 से माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा। तो सभी से पहले इन जो बाकी बचे 5 संख्या उनका पहले योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, 14, 30, 15, 17 आपका 32, 32 और 18 आपका कितना हो जाएगा 50, 50 और 30 आपका कितना हो जाता है 80, यानी कि 80 में इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22, 22 आपका क्या आ गया यहाँ पर से पी का मान आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, 23 है, जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना बार क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। तो कितने है डेसिमल के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है तो 2 बार 9 प्लस 0 डेसिमल 2 पर क्या है रेकरिंग है, तो जितने पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखेंगे। तो 2 पर है तो 2 बार नीचे 9। तो नीचे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 99, ऊपर कितना हो जाएगा 23 और 22 आपका कितना हो जाता है 45। इसे फिर से रेकरिंग में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.45 पर क्या आ जाएगा रेकरिंग आएगा। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बाकी आपको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है। तो आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट जोड़ कर भी आप रेकरिंग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। 23 और 22 आपका कितना हो जाएगा 0.45 होगा, 2 अंकों पर रेकरिंग थी दोनों में तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट भी आप जोड़कर बना सकते थे या फिर अगर आपको पूरा बेसिक से बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये असल में क्या है a प्लस बी ए माइनस बी का वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि असल में ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या a प्लस बी ए माइनस बी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे। तो a कितना है √5, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस यहाँ पे माइनस हो जाता है, √11 है तो √11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 5 में से माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि फरमान को जो है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था, यानी कि टोटल कितने नंबर का परीक्षा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई भी जो पूर्णांक होता है परीक्षा का यानी कि टोटल जो नंबर होता है वो खुद में कितना होता है 100% होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी जो परीक्षा होता है खुद में 100% के अंकों पर होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि पास होने के लिए कितना हमें जो है प्रतिशत अंक चाहिए, 60% अंक चाहिए, लेकिन 60 अंक उसने लाया और 60 अंकों से फेल हो गया। तो अगर उसने 60 अंक लाया और 60 अंक लाता तो क्या हो जाता पास हो जाता। तो टोटल उसे पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 60 120 नंबर चाहिए, यानी कि 60% बराबर कितने नंबर 120 नंबर। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 नंबर, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 नंबर। तो परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था 100%। तो अगर 1% का वैल्यू 2 अंक है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 अंक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अर्धगोला का व्यास यानी कि डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो अगर अर्धगोला का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या यानी कि रेडियस होता है। तो 7 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गया अर्धगोला की त्रिज्या यानी कि रेडियस आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि अर्धगोला का
यानी कि सेमी स्फीयर का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपका क्या हो जाता है 3πr²। ये फार्मूला होता है, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 3π को क्या लिख सकते हैं 22/7, r² है तो त्रिज्या कितना है 7/2 है, r² है तो 7/2 को 2 बार गुना करेंगे, हल करेंगे। 7 चला गया, 2 से काटेंगे तो 11 बार में चला जाएगा। 11 7 77, 7 21, 7 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से 11 22, यहाँ पर शायद हम लोगों ने कुछ गलत किया, यहाँ पर 11 7 77, 7 21 21 1 यहाँ पर आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 11 दूनी 22, 2 5 10, फिर आपका 5 आ जाएगा, यानी कि 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। डेसिमल के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है पी का वैल्यू दिया गया और आपसे इतने का मान पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, पी का वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। पी का वैल्यू कितना है 3 है, तो पी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9 माइनस 7p, तो कितना हो जाएगा पी का वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा 7 21 प्लस कितना है 12, हल करेंगे कितना हो जाएगा 12 9 21, 21 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी कि आपका आंसर कितना होगा 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में कि किसी संख्या का 1/6 भाग इसके 1/9 भाग से 100 अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या कितनी है। तो सबसे पहले संख्या का यूनिट में वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 6 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा 18, यानी कि संख्या क्या मान लेते कि वह संख्या कितना है 18 यूनिट है। तो 1/6 कितना हो जाएगा 18 यूनिट का 1/6 3 यूनिट होगा और 1/9 कितना होगा 2 यूनिट होगा। तो ये जो है इससे कितना अधिक है 1 यूनिट अधिक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना यहाँ पर 100, हमें क्या चाहिए संख्या चाहिए। तो संख्या कितनी थी 18 यूनिट, तो क्या करेंगे 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा संख्या 1800, यानी कि वह संख्या कितनी थी तो 1800 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी न्यून कोण की ज्या और इसकी कोज्या का अनुपात कितना है 5:12 है, तो उस कोण की ज्या का मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो हमें क्या करना है ज्या का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है ज्या कितना दिया गया है 5 और हमें क्या करना है तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 5 और 16 का हाइपोटेनस थ्योरम से यहाँ पर निकालेंगे। तो 5 और 13 का कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 13 वैल्यू आएगा। तो कितना हो जाएगा आपका उस कोण का ज्या कितना हो जाएगा आपका 5/13, यानी कि 5/13 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया है। यदि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसने कितने क्षेत्र को दर्शाया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे वर्ग किलोमीटर में यानी कि सेंटीमीटर का एरिया निकाल लेते हैं जो कि वहाँ पर दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपका 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। तो पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 5/100। हमें क्या चाहिए 8000 वर्ग किलोमीटर का चाहिए। तो पहले क्या करेंगे 8000 यहाँ पर गुना करेंगे, जो यहाँ पर हल करने पर जो अंक आएगा उसका क्या करेंगे अंडर रूट निकाल लेंगे। तो मानचित्र पर जितने एरिया में वो दर्शाया जाएगा वो एरिया आपका आ जाएगा, यानी कि जितना सेंटीमीटर में दर्शाया जाएगा यानी कि एरिया में ही सही है, एरिया में ही दर्शाया जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2 शून्य चला गया, 80 25 आपका कितना हो जाएगा 400 का अंडर रूट आपका कितना हो जाता है 20, यानी कि मानचित्र पर कितने में दर्शाया जाएगा तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने एरिया में क्या किया जाएगा दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर अंक दिए गए, एक आपका 28 p⁵ इंटू Q² दिया गया, दूसरा 70 इंटू p⁻Q Q⁻4 का क्या पूछा जा रहा है मासा पूछा जा रहा है। तो मासा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले अंक का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देते हैं 28 और 70 का HCF कितना होगा 14, कितना होता है 14। फिर हम लोग देखेंगे
p पर पावर 5 है, p पे पावर 3 है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन हमें क्या दिख रहा है, p पे पावर 3 यहाँ भी है और कम से कम p पे पावर 3 तो यहाँ भी, यानी कि दोनों में क्या हमें कॉमन दिख रहा है, हाईएस्ट p पे पावर 3। फिर q पे पावर 2 यहाँ पर, q पे पावर 4 है, यहाँ पर q पे पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर भी कम से कम q पे पावर 2 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, q पे पावर 2। तो ये आपका क्या आ गया, दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 पुरुषों का भार जो है इस तरीके से दिया गया है। इसका क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इसका माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी संख्याएं दी गई उसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 61। 61 के बाद कौन सी है, 62 के बाद 63, 63 के बाद 64 के बाद 65 के बाद 66 के बाद 67। टोटल कितने संख्याएं थे, 7, यानी कि नीचे भी हम लोगों ने 7 संख्याएं लिख ली। फिर जो है यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, बीच की संख्या देखनी होती है। तो 7 अगर टोटल संख्या है तो बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 4th नंबर पे जो संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, बीच की संख्या होगी, यानी कि वही मीडियन होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि 4th नंबर पर कौन सी संख्या, 64, तो यही आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। 3 नंबर इधर, 3 नंबर इधर, बीच की संख्या 64, यही आपकी क्या है, मीडियन यानी कि माध्यिका है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यानी कि पूछा जा रहा है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको थर्ड प्रोपोर्शनल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा क्या हो जाता है, आपका पहली संख्या होता है। तो ये तीसरा अनुपात निकालने का फार्मूला ध्यान में रखिएगा। तो दूसरी संख्या कितनी है, 30। 30 का क्या करना, स्क्वायर करना, यानी कि 30 को 2 बार लिखेंगे, बटा नीचे क्या करेंगे, पहली संख्या यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 6 से कट रहा है तो 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 30 को तो 15 बार में चला जाएगा, 15 पचे आपका कितना आ जाता है, 75, यानी कि तृतीय अनुपात का वैल्यू कितना आ गया, 75। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को 31 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 7% की हानि होती है। जब वह उसी वस्तु को 35 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाली प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है क्या किया गया, 31 रुपये में उसे क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, यानी कि 31 रुपये में जब उसे बेचता है तो कितने प्रतिशत का हानि होता है, 7% का हानि होता है। यानी कि कोई भी जो है किसी भी वस्तु का सीपी खुद में कितना होता है, 100% होता है, यानी कि 100% वाले सामान को 7% के हानि में बेच दिया गया। यानी कि कितने में बेच दिया गया, यदि 100% वाले सामान को 7% के हानि में यानी कि 93% में बेच दिया गया, कितने में, 100 में से। यानी कि अगर यहाँ पर हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सीपी, ये आपका क्या है, सीपी। फिर क्या बोला, उसे 35 रुपये में बेच दिया दोबारा, ये आपका क्या है, एसपी। दोनों का अगर अनुपात निकाल ले तो हम लोग लाभ प्रतिशत भी फिर निकाल पाएंगे। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर से 31 दिया कितना होता है, 93, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, ये 7 बार में, तो कितना हो जाएगा, 20, 3 उधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, यानी कि 20 का सामान कितने में बेच रहा है, 21 यूनिट में बेच रहा है। अगर 20 का सामान 21 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 यूनिट का, कितने पर, 20 में। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 20 से 100 काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में, यानी कि उसे क्या हो रहा है, 5% का लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर दिया गया समीकरण, ये दिया गया, आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि रूट पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में वाई कॉमन लेंगे। तो वाई कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर वाई बचेगा माइनस, इसमें से वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √5 बचेगा। फिर इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें प्लस वाई चाहिए, यानी कि -1 क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, y माइनस √5 बचेगा। क्या बचेगा, y माइनस √5 बराबर 0। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, y माइनस 1, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, y माइनस √5 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, y का 2 वैल्यू आएगा, यानी कि मूल्य 2 आएंगे। एक तो आपका y माइनस 1 बराबर 0 रहेगा, तो y बराबर 1 वैल्यू आपका कितना आएगा, 1, और दूसरा वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, y माइनस √5 बराबर अगर 0 है तो y का दूसरा रूट का वैल्यू क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि y का दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा, √5।
यानी कि ये आपका y का 2 वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, 1 और √5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है यानी कि फॉल्स है। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक से ही आपका क्या होता है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर शुरू ही होता है। 1 2 3 4 ये सब आपके प्राकृतिक संख्या इस तरीके से होते हैं। तो एक आपका सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या ही होता है, तो ये आपका सही है, हमें गलत ढूंढना है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखेंगे, दूसरा में बोला जा रहा है कि कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है, ये भी आपका सत्य है, क्योंकि जहाँ तक संख्याएं जाती है, जहाँ तक संख्याएं जा सकती है, वो आपका क्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी कि आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। तो होल नंबर कहीं भी आपका निश्चित अंत नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं पर जाकर अनंत आपका आएगा ही आएगा। तो अगर किसी चीज़ का अंत ही नहीं है तो आपका कोई भी होल नंबर अधिकतम आपका नहीं हो सकता। तो ये भी आपका दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा भी आपका क्या है, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है, ये भी आपका सही है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो प्राकृतिक संख्या भी सबसे बड़ी नहीं होगी, तो आपका तीसरा भी सही है। चौथा चेक करेंगे तो चौथा में बोला जा रहा है कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। गलत, पूर्णांक यानी कि इंटीजर निगेटिव नंबर को भी कहा जाता है। -2 -3 -4 को भी कहा जाता है। 0 भी आपका होता है। फिर 1 2 3 4 ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, यानी कि ये आपका क्या है, सही रूप से इंटीजर को नहीं दर्शाया गया, यानी कि ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ में पहले क्या दिया गया है, तालिका में लगातार 5 सप्ताह के दौरान एक कारखाने में उत्पादित साइकिल की संख्या दी गई है। यानी कि यहाँ पर जो है क्या दिए गए, सप्ताह के नाम दिए गए और यहाँ पर उत्पादित साइकिल की संख्या दी गई है। जैसे कि पहले सप्ताह में 800, दूसरा में 1360, तीसरा में 1000, चौथा में 900 और पाँचवा में 1400। तो ये आपका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि कारखाने द्वारा सभी 5 सप्ताहों में उत्पादित साइकिल की संख्या सबसे अधिक उत्पादन वाले सप्ताह की संख्या के समान है, तो कारखाने में कितने अतिरिक्त साइकिल का उत्पादन किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, असल में ये जो टोटल 5 सप्ताह में उत्पादन किया गया उनका पहले योग निकाल लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 14 और 9 आपका यहाँ पर 23 हो गया। 23 है इधर 33, 33 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 33 और 13 46, 46 और 8 54, 54 से आपका कितना हो जाता है 60। यानी कि 5460 टोटल आपका क्या किया गया था, साइकिल का इतना उत्पादन किया गया। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादन जो इन 5 सप्ताहों में किसका था, ये 5वां सप्ताह में आपका सबसे बड़ा उत्पादन था। अगर इतना ही औसतन उत्पादन सभी सप्ताहों में हो जाए तो टोटल उत्पादन कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो टोटल कितने सप्ताह थे, 5 सप्ताह थे, यानी कि 1400 में क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7000। यानी कि असल में उत्पादन कितना हो रहा है 5460, लेकिन उसे करना कितना है 60000। यानी कि कितना अधिक उत्पादन करना होगा, तो 7000 माइनस 5460 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, पहले तो 1500 यानी कि 40, तो कितना हो जाएगा 1540 से अधिक उत्पादन किया गया है उसके द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर जो है ये आपका क्या दिया गया, संस्थान के नाम दिए गए, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है और आपका विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर फिर क्या दिए गए, लड़कियों की संख्या दी गई, लड़कों की संख्या दी गई है और शिक्षक यानी कि टीचर की संख्या यहाँ पर दिए गए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कॉलेज के शिक्षकों और स्कूल के लड़कियों का अनुपात कितना है। तो कॉलेज की शिक्षक आपका ये आपका 1500 और स्कूल की लड़कियां यहाँ पर कितना है 3000। इन दोनों का क्या चाहिए अनुपात। तो कॉलेज में टीचर कितने थे 1500 और स्कूल में लड़कियां कितनी थी 3000। अनुपात कितना हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, यानी कि 1:2 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ये आपका क्या है, ग्राफ सेम है पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुल छात्र और कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना, कुल छात्रों की संख्या निकालनी, ये यानी कि ये निकालना। इधर आपका क्या है, शिक्षक है,
शिक्षक से हमें पहले मतलब नहीं है, पहले क्या करेंगे, कुल छात्र यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 और 2 5, यानी कि पहले बार में आपका कितना हो गया 5500। फिर यहाँ पर 11 9 20, यानी कि कितना हो जाएगा 20,000 आपका हो गया यहाँ पर। फिर आपका 15 और 16 कितना हो जाएगा 31,000 हो जाएगा। सभी का क्या करेंगे, योग आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 500, 5 1 6 3 2 5, इतना क्या आ गया आपके टोटल छात्रों की संख्या आ गया। और किससे हमें अनुपात चाहिए, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से अनुपात चाहिए, यानी कि 1500 और 3000, 1500 और 3000 नहीं 2000, 1500 और 2000 का योग कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 3500। हल करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 5 7 35 हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 1 1 5 3 15, यानी कि 113:113:7, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।